स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। यूनाइटेड नेशंस को बने हुए करीब 78 ईयर्स हो गए हैं। यूँ तो इसमें रिफॉर्म्स को लेकर होने वाली डिबेट्स पिछले 30 साल से हो रही हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में ये डिबेट और तेज़ हो गई है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज की चर्चा इसी टॉपिक पर है। यूनाइटेड नेशंस की 6 मेन इंस्टीट्यूशंस में सबसे प्रमुख है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। इसका पहला सेशन 1946 में लंदन के वेस्टमिंस्टर में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके मेंबर्स की कुल संख्या 15 होती है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और यूके। इन्हें वीटो पावर मिली हुई है, जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स 2-2 साल के लिए बनते हैं। लेकिन दुनिया के सभी देश बारी बारी से मेंबर बनते हों ऐसा नहीं है। अभी तक 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो कभी भी UNSC के मेंबर नहीं रहे हैं। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से 5 का इलेक्शन हर साल होता है, जो 2 साल के लिए होता है। इन 10 सीटों को रीजनल बेसिस पर बांटा गया है, जिसमें 5 अफ्रीका और एशिया, 1 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज़, 2 वेस्टर्न यूरोप और अन्य देशों के लिए रखी गई है। नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए किसी देश को प्रेजेंट एंड वोटिंग के आधार पर 2/3 वोट्स चाहिए होते हैं, तभी उसे जीता हुआ माना जाता है और मेंबरशिप दी जाती है। इसका इलेक्शन आमतौर पर UN जनरल असेंबली हॉल में होता है और इसमें 193 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। UNSC में रिफॉर्म के पीछे 5 महत्वपूर्ण इश्यूज हैं: कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, 5 परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, द साइज ऑफ एन एनलार्ज्ड काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड्स और द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली रिलेशनशिप। रिफॉर्म की ज़रूरत पर बात करें तो 1945 में UN के फॉर्मेशन के वक्त इसके कुल मेंबर्स की संख्या 51 थी, जबकि UNSC में सिर्फ 11 मेंबर्स को रखा गया था, 11 मेंबर्स को। यानी कुल मिलाकर 22% को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी गई थी। लेकिन आज की बात करें तो UN के मेंबर कंट्रीज़ की संख्या बढ़कर 193 हो चुकी है, लेकिन काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, जो कि 8% से भी कम है। यानी समय के साथ इसे और अधिक डेमोक्रेटिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ इसमें खुद के एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं। पॉलिटिकली किसी भी देश के लिए ये स्वीकार कर पाना मुश्किल है कि 5 परमानेंट मेंबर्स पहले की तरह ही अपने प्रिविलेजेस का फ़ायदा लेते रहें। वे काउंसिल के किसी भी प्रस्ताव पर सिर्फ इसलिए वीटो कर सकते हैं क्योंकि 76 ईयर्स पहले उन्हें एक पोजीशन मिल गई थी। काउंसिल के जरिए उन दिनों कुछ कंट्रीज़ को अनड्यू वेटेज दिया गया था। उदाहरण के लिए यूरोप को लेते हैं। यहाँ पर दुनिया की मुश्किल से 5% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन पार्टिसिपेशन के मामले में काउंसिल में से 33% हिस्सा मिला हुआ है, वो भी तब जब रूस को हम यूरोप में न माने। इसके बाद यदि हम UN को मिलने वाले फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को देखें तो कई ऐसे देश हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 5 में से 4 देशों के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा रहता है। उदाहरण के लिए जापान और जर्मनी UN के बजट में कंट्रीब्यूशन के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं, जबकि ये दोनों ही कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर नहीं हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर भी होती है कि दुनिया में कई जगह चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स पर इसकी तरफ से कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो ध्यान सिर्फ वहीं दिया जाता है जहां बड़े बड़े देशों के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। जब कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से कुछ कंट्रीज़ या नॉन स्टेट एक्टर्स को इलेजिटिमेट बेनिफिट पहुंचता है। वे गलत तरीके से पैसा बनाते हैं, अवैध रूप से हथियार बेचते हैं, ईंधन की सप्लाई बढ़ जाती है और कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाकों में रिसोर्सेज का दोहन करने लगते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का कोई देश अगर अपने पड़ोसी देश पर हमला कर दे तो ये काउंसिल ऐसे डिस्प्यूट्स का निपटारा नहीं कर सकती, जबकि वास्तव में इसे एक ऐसी बॉडी होना चाहिए जो किसी भी इन्वेजन या वार के खिलाफ एक्शन ले सके। लेकिन वीटो पावर के कारण ऐसा हो नहीं पाता है। रशिया का एग्जाम्पल हमारे सामने है। रशिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। फिर रशिया ने ही इससे जुड़े एक प्रस्ताव पर वीटो भी कर दिया। इस प्रस्ताव में मेंबर कंट्रीज से आग्रह किया गया था कि रशिया द्वारा यूक्रेन के जिन 4 हिस्सों पर दावा किया जा रहा है उन्हें रिकॉग्निशन न दी जाए।
इसके अलावा भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ को भी सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर रखा गया है। इकोनॉमी के लिहाज से भी भारत बहुत बड़ा है। यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में भारत कई डिकेड्स से बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहा है और पिछले 7 दशकों में दुनिया के कई अहम मसलों पर भारत का रुख निर्णायक रहा है। अब बात उन चैलेंजेस की जो इसके रिफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि रिफॉर्म्स से सबको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वही लोग इसकी मांग कर रहे हैं जिनका दुनिया में एक स्टेटस है और ऐसे देशों को लगता है कि उनका कद परमानेंट मेंबर से कहीं से भी कमतर नहीं है। लेकिन वहीं ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि इन रिफॉर्म्स से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कई छोटे देशों ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए ऐसे देश हर बार क्लेम भी नहीं करते। फिर जो रिफॉर्म्स लाए जाने हैं, अमेंडमेंट्स किए जाने हैं, उनमें कई डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, क्योंकि यूएन चार्टर में कोई भी चेंज करने के पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। जैसे कोई भी अमेंडमेंट सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से ही पास हो सकता है। यानी 193 वाले यूएन में किसी अमेंडमेंट के लिए 129 कंट्रीज़ की कंसेंट होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या तब यूएन की व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी? दरअसल पूरी दुनिया में यूएन ही एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसमें सभी देश एक साथ आते हैं। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बने लीग ऑफ नेशंस में कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो प्रयोग फेल हो गया। ऐसे में हम कतई उस असफलता को नहीं दोहरा सकते और हर हाल में इस व्यवस्था को और बेहतर और रेलिवेंस बनाने के प्रयास होते रहने चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।